Assalamu alaikum viewers. Today is the 41st lecture. We are moving very fast to our target. In fact, मेरे ख्याल के मुताबिक जिस मंजिल पे हम पहुंचना चाहते थे वो मंजिल हमारे सामने बहुत करीब है और उसके लिए जो तैयारी हम करना चाहते थे काफी हद तक हमने कर ली। आई प्रिज्यूम कि जो चीजें मैंने आपको बताई, जो आपके साथ शेयर की, आप उनको भूल नहीं रहे, क्योंकि इट वुड बी फ्यूटाइल इफ वी रीच आवर टारगेट and we forget about the past, the hurdles, the experiences we overcame, and the experiences we are carrying along, because ये आपका दरअसल सरमाया होंगे जो कि आपको आगे हेल्प करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि आज आई एम गोइंग टू कंक्लूड रिगार्डिंग द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंटरवेंशंस, और उसके लिए मैंने पिछले दफा करियर डेवलपमेंट और प्लानिंग की इंटरवेंशन जो हैं वो आपके साथ शेयर की। आज जो इंटरवेंशंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा वुड बी फोकसिंग ऑन वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, और उसके बाद मैं एम्प्लॉइज वेलनेस के ऊपर भी बात करूंगा। व्हेन आई टॉक अबाउट द वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, I must remind you that time and time again I have been emphasizing कि आने वाले दौर के अंदर when the companies are moving from one continent to another, from one corner of the world to another, multinationals have got no boundaries and people as well are crisscrossing the globe. They can work anywhere on this planet. जब इतनी मूवमेंट, इतनी फ्लो, इतनी एक्सचेंज इस ग्लोब पे हो रही होगी तो हमने देखा कि हमने अपने स्ट्रक्चर्स भी, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर्स भी उसी मुताबिक चेंज किए। लामहाला डाइवर्सिटी इज अ नेचुरल आउटकम ऑफ दिस प्रोसेस ऑफ चेंज। लिहाजा हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की पॉलिसीज, उनके स्टाइल्स भी बदलने चाहिए। हम ऐसी डाइवर्स पॉपुलेशन को कैसे मैनेज करेंगे? इट्स अ चैलेंज एंड इट क्रिएट्स प्रॉब्लम्स टू। व्हेन आई से प्रॉब्लम्स, they become problems if we do not manage them properly. People, when they come from different backgrounds, when they bring different experiences, when they have different belief system, when they have different lifestyle, when they get together, they form a group, they cannot over a period of short interval can change their whole lifestyle. It takes time to socialize. So therefore, ये हमारे लिए जरूरी है कि हम इस डाइवर्स कम्युनिटी को, इस डाइवर्स पॉपुलेशन को कैसे मैनेज करते हैं और उनको एकोमोडेट करने के लिए कैसी पॉलिसीज हम फ्रेम करते हैं। Organizations must design human resources system that account for these differences if they are to attract and retain a productive workforce, and if they want to turn diversity into a competitive advantage, तो हमें work diversity को positively देखना पड़ेगा। I hope that by now you have a clear picture कि हमने जितने चेंजेस अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर थ्रू ओडी की हैं उसमें इस चीज को भी निगाह में हमने रखा। आज हम ऐसा ही एक फ्रेमवर्क देखेंगे जिसके अंदर हम इस डाइवर्सिटी को किस तरीके से पॉजिटिवली मैनेज करेंगे। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर एक जनरल फ्रेमवर्क फॉर मैनेजिंग डाइवर्सिटी दिखा रहा हूं, और इस फ्रेमवर्क के अंदर you will see that we will adopt different approaches to handle diversity in a very productive manner. Our first approach
is that an organization's diversity is a function of internal and external pressures for and against diversity. पहली हमारी अप्रोच ये है कि इस चीज को हम एक्सेप्ट करें कि डाइवर्सिटी के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर होगा, उसको हम एक्सेप्ट करें. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जहां डाइवर्स पॉपुलेशन होगी वहां इंटरनल प्रेशर कुछ उसके फेवर में होगा, कुछ उसके अगेंस्ट होगा. फेवर में लोग ये कहेंगे कि चूंकि लोग मुख्तलिफ जगहों से आए हुए हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में काम करके आए हुए हैं, इनकी बैकग्राउंड डिफरेंट है, लिहाजा हमारा एक्सपीरियंस बड़ा एनरिचिंग होगा. दे आर ब्रिंगिंग अलोंग अ रिच experience which they are sharing with us. So that will be a positive approach. कुछ लोग कहेंगे कि इनके बिलीफ सिस्टम हमारे साथ क्लैश करते हैं, इनका लाइफ स्टाइल डिफरेंट है, इनके रंग और ढंग डिफरेंट है, लिहाजा ये हमारे साथ काम नहीं कर सकते. And therefore that will create a problem. तो पहली बात ये कि एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर को हम कैसे देखेंगे. पहली तो ये अप्रोच होगी कि इसको हमने कैसे हैंडल करना है. सो आवर अप्रोच और हमारी इंटरवेंशन विल बी फोकसिंग ऑन दिस वेरी एस्पेक्ट. सेकंड, मैनेजमेंट्स पर्सपेक्टिव एंड प्रायोरिटीज with respect to diversity can change from resistance to active learning and from marginal to strategic. पहले तो यह है कि हमारी मैनेजमेंट की प्रायोरिटीज क्या हैं. इनिशियली हो सकता है कि वो रेजिस्ट करें, और जब ये वो देखें कि वो रेजिस्टेंस काम नहीं आ रही और गवर्नमेंट की तरफ से लेट्स से डिसेबिलिटी एक्ट आ गया है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफ फॉर विमेन एक्ट आ गया है, तो वो उसको एकोमोडेट करें. मींस पहले वो रेजिस्ट करेंगे अनलेस एंड अनटिल उनकी प्रायोरिटी शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि लॉ एनफोर्समेंट होगी. देन अगर हम इसी डाइवर्सिटी को हमारी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट पॉजिटिवली देखती है, तो इस डाइवर्सिटी को वो इस तरह से देखेगी कि वेल वी हैव गॉट, सिंस हमारी जो कंज्यूमर की वो रेशो है वो बड़ी डाइवर्स है, उसका पैटर्न बड़ा डिफरेंट है, लिहाजा हम क्यों ना सर्विसेज में भी डाइवर्सिटी क्रिएट करें. सपोजिंग एक हॉस्पिटल है जिसमें हर किस्म के लोग आ रहे हैं, अगर हमारे फिजिशियंस में भी हम डाइवर्सिटी क्रिएट करेंगे तो दैट विल बी अ पॉजिटिव एस्पेक्ट. मींस हमें हर नेशनैलिटी का फिजिशियन वहां मौजूद है, तो अगर किसी पॉपुलेशन की, किसी ग्रुप की को खास प्रेफरेंस होगी, हम वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं. सो दिस इज द पॉजिटिव एंगल ऑफ लुकिंग एट इट. द थर्ड अप्रोच, दैट इज within management's priorities, the organization's strategic responses can range from reactive to proactive. या तो हमारी मैनेजमेंट इंतजार करेगी कि जब तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का केस नहीं आता, हम अपनी पॉलिसीज में तब्दीली नहीं लाते. या तो इंतजार करेंगे, या वो प्रोएक्टिवली पहले से ही फोरसी करके ऐसी पॉलिसीज फ्रेम कर लेंगे कि कोई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन या कोई बायसेस ऑर्गेनाइजेशन में ना देखी जा सके. फोर्थ, द ऑर्गेनाइजेशंस इंप्लीमेंटेशन स्टाइल कैन रेंज फ्रॉम एपिसोडिक टू सिस्टमिक. मैंने आपको एपिसोडिक मिसाल पहले दी थी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में. सपोजिंग हमारी ऑर्गेनाइजेशन में विमेन फोक ज्यादा आ जाती हैं, हम ज्यादा खवातीन को एम्प्लॉय करते हैं, चूंकि अब खवातीन की पॉपुलेशन ज्यादा हो गई, तो बिकॉज ऑफ दैट हम मैटरनिटी लीव के अंदर ज्यादा एडिशन कर देते हैं. हम वी इंक्लूड इन अ पॉलिसी दैट फॉर टू अकोमोडेट विमेन वी विल गिव देम मैटरनिटी. इट्स ओनली बिकॉज वी हैव गॉट larger population of women. या सिस्टेमिक चेंज क्या कैसे आएगा? वो इस तरह से
कि जैसे जैसे हमारी वर्कफोर्स इंक्रीज होगी, हम इंतजार करेंगे कि लॉज कैसे आ रहे हैं। जैसे लॉज आएंगे, हम उसके मुताबिक अपनी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को चेंज करते जाएंगे। हमारी अगर वर्कफोर्स के अंदर डिसेबल लोग ज्यादा होंगे, और चूंकि गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करेगी डिसेबल लोगों को, तो हम ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाएंगे कि हमारी असेंबली लाइन के ऊपर डिसेबल लोग व्हील चेयर में बैठकर काम कर सकेंगे। सो गिविंग यू एन आइडिया कि डाइवर्सिटी को हम क्या पॉजिटिवली देखते हैं या हम उसे प्रोडक्टिवली देखते हैं। हैविंग नाउ अ वेरी क्लियर व्यू ऑफ द फ्रेमवर्क, हमने कैसे इनको डाइवर्सिटी को टैकल करना है, लेट्स लुक एट द इंटरवेंशंस वी कैन मेक टू लुक एट द प्रेशर अराइजिंग आउट ऑफ द डाइवर्सिटी। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर एक टेबल दिखा रहा हूं जिसके अंदर आपको इंटरवेंशंस भी आपके राइट हैंड साइड कॉलम में आप देख सकते हैं, एंड ऑल्सो द वेरियस फैक्टर्स दैट विल फोर्स अस टू मेक सर्टेन इंटरवेंशंस। आप इसके अंदर एज देख रहे हैं, जेंडर है, डिसेबिलिटी है, कल्चर एंड नॉर्म है, और सेक्सुअल ओरिएंटेशन है। वेरिएशन इन एज, मुख्तलिफ एज ब्रैकेट्स में, जैसे कि मैंने पिछले अपने लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया कि पीपल कुड बी दोज हु हैव बीन न्यूली इंडक्टेड, हु आर जस्ट looking for their advancement, looking for their maintenance, or other one, withdrawal. Age factor will create diversity. यहां हमने जॉब को अकॉर्डिंगली डिजाइन करना है, यहां हमने उनके लिए वेलफेयर प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करने हैं। जेंडर, पॉपुलेशन में खवातीन ज्यादा हैं या मर्द ज्यादा हैं, अकॉर्डिंगली हमारी जॉब डिजाइन की भी अगेन रिक्वायरमेंट्स different होंगी depending on who is working. And then we will look for the fringe benefits. जो benefits हम मर्द हजरात को देते हैं वो हम खवातीन को शायद ना दें, उनके लिए कोई और benefits होंगे ताकि उनकी अपनी needs के मुताबिक उनको accommodate किया जा सके। Disability, likewise, again, job intervention, job design intervention would be the major area जहां हम ज्यादा फोकस करेंगे। कल्चर एंड वैल्यूज, अगेन आज आपको मैं बताऊंगा कि हम कैसे डिफरेंट कल्चर्स को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अकोमोडेट कर सकते हैं बाय गिविंग वेरियस बेनिफिट्स थ्रू रिवॉर्ड सिस्टम। एंड फाइनली सेक्सुअल ओरिएंटेशन, अगेन दैट कैन बी टैकल्ड बाय सर्टेन इंटरवेंशंस। आइए सबसे पहले हम एज को देखें। As the average age of the workforce rises, it changes the distribution of age groups and places special demands on the organization. Pretty obvious. अगर आपकी workforce population के अंदर बूढ़े लोग ज्यादा हैं, वो लोग जो कि 60 and above हैं, आप उनसे वही काम नहीं ले सकते जो कि आप 20 से 24 साल के एम्प्लॉय से ले सकते हैं। They may be doing the same work, but certain demands are incumbent upon the organization to see that they feel comfortable in doing the job. OD interventions such as work design, wellness programs, career planning and development, reward systems must be adapted to these different age groups. हम बड़ी आसानी के साथ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब की ऐसे बाइफिकेशन कर सकते हैं कि एम्प्लॉइंग द कॉम्पिटेंस, एक्सपीरियंस एंड कैपेबिलिटीज ऑफ अ सीनियर पर्सन, हम ऐसे मीनियल जॉब्स उनको न दें। Carrying a rich experience, they can be more fruitful, they can be more beneficial, they can be more productive अगर हम उनके एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करें। लाइक यू सी, एक क्लर्क का काम एक ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह से रीडिजाइन किया गया कि जहां
उसने फिजिकल काम करना था वो रात की शिफ्ट में शिफ्ट किया गया, और जो सीनियर लोग थे उनको दिन के वक्त लाया गया, और उनका एक्शन, उनका इंटरैक्शन विद द कस्टमर्स उस वहां इंक्रीज किया गया, और जो फिजिकल लोड था वो यंगर लोड पे डाला गया. सो रिवॉर्ड सिस्टम इंटरवेंशंस may offer increased health benefits, time off, and other perks for the older worker while using promotion, ownership, and pay to attract and motivate the scarcer younger workforce. हमने जहां वर्क डिजाइन चेंज किया वहां हमने रिवॉर्ड सिस्टम भी चेंज किया. And we changed the system because we wanted both the older employees happy and the younger one motivated to do more jobs. Second, gender. Let's look at the gender. Another important trend is the increasing percentage of female workers in the labor force. जैसे जैसे खवातीन की तादाद किसी ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ती जाएगी, डिमांड्स, रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जाएंगी. अकॉर्डिंगली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को उनको एकोमोडेट करने के लिए ऐसी पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी जो कि इन अलाइंड विद द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस सेक्शन ऑफ द वर्कफोर्स. नाउ द ऑर्गेनाइजेशनल इंप्लीकेशंस ऑफ दिस ट्रेंड ऑफ इंक्रीज्ड विमेन फोक क्या है? इंक्रीज्ड हेल्थ केयर कॉस्ट्स. जब खवातीन की तादाद बढ़ेगी तो लामहाला हेल्थ केयर कॉस्ट बढ़ेंगी. राइजिंग एब्सेंटीज्म एंड टर्नओवर होगी. एंड व्हेन आई से राइजिंग एब्सेंटीज्म मींस कि उनकी कुछ बायोलॉजिकल नीड्स हैं, उनको एकोमोडेट करने के लिए एक खास पीरियड में वो खवातीन एब्सेंट होंगी, और लिहाजा या तो अगर उनको हम एकोमोडेट नहीं करेंगे वे छोड़ जाएंगी, अगर उनको हम कहीं एडजस्ट करेंगे तो एब्सेंटीज्म की जगह हमें कुछ और ऑल्टरनेट अरेंजमेंट करना पड़ेगा. Demands for childcare, maternity and paternity leaves, and flexible working arrangements, ये भी करने पड़ेंगे. So all these factors will place pressure on work systems to maintain productivity and teamwork. लिहाजा जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपने जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को एकोमोडेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली you will have to change the work style, job pattern, and also the reward system. Next comes disability. आपने देखा होगा कि आजकल organizations के अंदर sometimes because of the certain laws enforced by the countries, or sometimes willfully by the compassionate मैनेजमेंट अप्रोच, हम ऐसे लोगों को भी जॉब अपॉर्चुनिटीज देते हैं who may be physically impaired, डेफ होंगे, डम होंगे, या फॉर फिजिकल इनएबिलिटी होगी. एक चीज कहता चलूं कि इन ऑर्गेनाइजेशंस देयर आर एट टाइम्स जॉब रिक्वायरमेंट्स जहां डिसेबिलिटी कोई आपकी प्रोडक्टिविटी को हैम्पर नहीं करती. एंड वी मस्ट कम टू दिस रियलिटी दैट वी कैन नॉट इग्नोर दिस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ओनली इफ दे आर नॉट नॉर्मल लाइक अस. मे बी मेंटली दे माइट बी मोर अलर्ट, वो हमसे ज्यादा प्रोडक्टिव हो, वो उनकी क्वालिटी ऑफ वर्क हमसे ज्यादा अच्छी हो. एंड दिस हैज एट टाइम्स प्रूव्ड, एंड बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीजिंगली ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे लोगों को अपॉर्चुनिटीज देती है और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रक्चर्स को ऐसे डिजाइन किया है कि वो डिसेबल्ड लोगों को भी अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ एंड प्रोफेशनल अचीवमेंट प्रोवाइड करें. नाउ एम्प्लॉइंग डिसेबल्ड वर्कर्स मीन्स मोर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर, न्यू फिजिकल वर्क प्लेस लेआउट्स, न्यू एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्किंग विद द डिसेबल्ड, एंड challenging jobs that use a variety of skills. मैनेजमेंट को
स्पेशली ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो सेक्शन है उसको इन चीजों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, फिजिकली हैंडीकैप्ड वर्कर्स कैन बी अकोमोडेटेड इन एरियाज लाइक असेंबली लाइन, और अगर वो ज्यादा एफिशिएंटली काम कर सकें तो वी मस्ट गिव देम अ चांस टू प्रोग्रेस इन देयर लाइफ। I can quote you here that I read about a supervisor who learned sign language. Simply, he wanted to accommodate a deaf employee. And he found कि अगरचे उसकी प्रोडक्टिविटी कम थी लेकिन क्वालिटी ऑफ वर्क बहुत ज्यादा। नतीजा क्या हुआ? उसने और ज्यादा डेफ लोगों को एम्प्लॉय किया, and that's how he overcame this disability factor. Next area for intervention is the culture and values. Now, cultural diversity has broad organizational implications. Different cultures represent a variety of values, work ethics, and norms of correct behavior. चूंकि लोग मुख्तलिफ सेटअप से आए हैं, मुख्तलिफ बैकग्राउंड से आए हैं, लिहाजा उनके बिहेवियर की इंटरप्रिटेशन भी डिफरेंट हो सकती है। So, not all cultures, they want the same things from work. हर कल्चर में वर्क एथिक को उसी तरह नहीं लिया जाता जैसे कि हम कभी कभी समझते हैं। If the workforce is culturally diverse, management practices will have to be aligned with cultural values and support both culture and family orientations. कुछ ऐसे कल्चर्स हैं जहां फैमिली वैल्यूज को वो ज्यादा प्रेफर करते हैं ओवर देयर प्रोफेशनल ग्रोथ। लिहाजा हमें जब हम अपनी एम्प्लॉयमेंट की पॉपुलेशन में डिफरेंट कल्चर्स को इन्वॉल्व करें तो मस्ट कीप इन माइंड दैट वी इंक्रीज opportunities for their compensation, reward, and also various other accommodations jahan they could create a balance between their professional life and their family life. Now, reward systems can focus on increasing flexibility. मैंने जैसे आपको कहा कि हमने जब डाइवर्स पॉपुलेशन को एकोमोडेट करना है, डाइवर्सिटी को हमने पॉजिटिवली इस्तेमाल करना है, तो पीपल विद डिफरेंट कल्चर्स को हम कैसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उनको एसिमिलेट कर सकते हैं? दैट इज थ्रू रिवॉर्ड सिस्टम्स। वो इस तरह कि अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स इंट्रोड्यूस करें ताकि लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ और अपनी फैमिली लाइफ को एडजस्ट कर सके। दैट इज, इफ पीपल हैव गॉट एन ऑब्लिगेशन to attending to children greater than their own professional achievements, तो flexible time से उनको एक opportunity दी जाए ताकि वो अगर उन्होंने 42 hours per week लगाने हैं तो not necessarily they should be there in the office from 9 to 4 every day. Now, work locations can also be varied. जहां हम reward system को change कर रहे हैं वहां हम उनको ये facility भी दे सकते हैं कि वो घर में बैठकर थ्रू टेलीकम्यूटिंग वो काम कर सके। इफ दे आर गिविंग यू अ गुड आउटपुट स्टेइंग एट होम, माइट एज वेल डू इट। लिहाजा अनदर वे ऑफ अकोमोडेटिंग पीपल विद डिफरेंट प्रेफरेंसेस। लोगों की अगर रिलीजियस प्रेफरेंसेस हैं, कुछ लोग फ्राइडे को काम नहीं करना चाहते, कुछ लोग इतवार को काम नहीं करना चाहते, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी अपने फैमिली ओकेजन्स हैं जिनको वो मिस नहीं करना चाहते। इन सारी चीजों को कैसे हम एकोमोडेट करें? आप फ्लैक्स हॉलीडेज आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने मैनेजमेंट स्टाइल के अंदर। चाइल्ड केयर एंड डिपेंडेंट केयर असिस्टेंस ऑल्सो कैन सपोर्ट डिफरेंट लाइफ स्टाइल्स। कुछ खवातीन ऐसी होंगी जो कि बच्चों को नहीं छोड़ सकती, लिहाजा अगर आप उनके लिए डे केयर या चाइल्ड केयर सेंटर्स की फैसिलिटी दे दें, they'll be much happy to work with you. Now, having talked about the workforce diversity, another important area where the human management needs to focus is the employee
वेलनेस। हमने डाइवर्सिटी को जहां मुख्तलिफ तरीकों से एकोमोडेट किया, आइए अब हम देखें कि हमारी जो वर्कफोर्स है उनकी वेलबींग के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं। Organizations have become increasingly aware of the relationship between employee wellness and productivity. They have very well accepted this relationship, this equation कि अगर एम्प्लॉई खुश होगा तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, अगर एम्प्लॉई को कोई प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल, फैमिली, इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स, it is going to have an adverse effect on the productivity. So therefore, there are two areas, two interventions which are often made concerning the employee wellness. And one is the employee assistance programs, and the other one is the stress management. I'm going to take each one of this one by one. Let's first talk about the employee assistance program. I'm showing you a figure on the screen, जिसके अंदर आपको एक डायग्राम मैंने दिखाई है, जिसके अंदर there are 3 steps for the program which need to be incorporated into any organization which cares for the employees assistant or welfare. पहला step जो है is called as the identification and referral step. जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि at times the performance of an employee deteriorates for any reason unknown to the employee himself or herself or the management. But the management finds out that the employee is not in the right frame of mind और उसकी productivity affect कर रही है. So the manager decides that EAP, which is Employment Assistance Program, is required. This is known as the formal referral. That is, the person is being referred for special assessment, treatment, identification because the management identified something wrong with that person, with that employee. On the other hand, it can be an informal referral when an employee indicates that even though performance problems are not apparent, but he or she feels that not in the right frame. तो इसलिए आपको दूसरा जो आपको फ्लो डायग्राम है वो दिखा रहा है कि सेल्फ रेफरल भी पॉसिबल है, जबकि most of the time management tries to find out. The organization creates an EAP office. जहां आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे सिम्टम्स देखते हैं कि एम्प्लॉइज नीड सम असिस्टेंस, वहां यू नीड टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर जहां दैट पर्टिकुलर सर्विस और दैट पर्टिकुलर हेल्प, दैट पर्टिकुलर काउंसलिंग इज रेंडर्ड. एंड फॉर दैट डायग्राम में यू सी क्रिएटिंग एन EAP ऑफिस, और यहां इनटेक काउंसलिंग और प्रॉब्लम एवेल्युएशन की जाती है. They try to find out what are the reasons, और उसके बाद then they refer it for treatment. And there you see that for treatment, that is the step number 3. The third component is treatment of employees' problems. Sometimes that problem is not needed, so therefore उसको आप refer back to the job, or otherwise after treatment you evaluate and the employee is placed back on the job. The very purpose of the EAP is that people who have got problems, who might because of certain reason indulge in taking drugs, उनको कोई और डिप्रेशन है, कोई और स्ट्रेस है, तो आप उनको through an EAP process could treat those people instead of just throwing them out. Lihaza, having understood this program, what is desired is that first the management must develop an EAP policy. They have to frame an EAP policy कि आपने इन चीजों को कैसे हैंडल करना है. आपने सिक्रेटिवली हैंडल करना है, आपने काउंसलिंग 1-on-1 बेसिस करना है, क्योंकि
there are certain egoistic things involved. You cannot label a person publicly and then that person might feel embarrassed. So, need to have a composite policy. And then, second step is that you have to train a program coordinator. चूंकि आपने EAP ऑफिस, EAP आपने Excel EAP डिपार्टमेंट बना लिया है, तो आपको you need to have a trained person. उसकी असाइनमेंट क्या होगी? That वो पॉलिसी को पब्लिसाइज करेगा, बताएगा लोगों को सर्विसेज कौन सी अवेलेबल हैं, और देन कोऑर्डिनेट करेगा फॉर सेंडिंग दैट पर्सन फॉर असेसमेंट, फॉर एवैल्यूएशन एंड फाइनल ट्रीटमेंट. EAP policy and EAP facilities in any organization is made to show to the people, to your employees, that you care. And whatever be the cause, whatever be the reason for the problems they are facing, you take the responsibility that you can take them out of that specific problem they are encountering. Next cheese, we need to have a stress management program in an organization. Stress, as you know, seems to be everywhere today. It is in our private lives, it is at our homes, it is in the offices too. So therefore, when we talk of stress, it refers to the reaction of people to their environments. लोग अपने environment में कैसे react करते हैं, कैसे environment से respond करते हैं. It involves both physiological and psychological responses to environmental conditions, causing people to change or adjust their behavior. Environment एक ही जैसा होता है, लेकिन I may react differently, you may react differently. किसी चीज को आप stressfully देखोगे, मैं उसको maybe take it as a challenge. So, stress is generally viewed in terms of the fit of people's needs, abilities and expectations with environmental demands, changes and opportunities. Let me give you an example. To work late one evening is not a stress. आप कई दफा अपनी मर्जी से देर काम करते हैं. But stress is how a person reacts to working late. So working late is a stressor. Stresses are what causes stress. So once you understand that there are certain stressors जिसको लोग differently react करते हैं, we now have to look at कि लोग stress को, जो stresses rather होते हैं, उसको as a challenge लेते हैं या as a वो problem. I am going to show you a figure which is now appearing on your screen, जिसके अंदर I have related stress and work. इस मॉडल के अंदर on the left hand side column you see various stressors. As I said, it could be the physical environment, it could be the individual, or it could be the group. When I say the physical environment, हो सकता है कि जिस environment में आप काम कर रहे हो वहां सर्दी बहुत है या गर्मी बहुत है, and that causes stress. So an employee might not like to work in an environment which is polluted, and that might cause headache or anything else. So physical environment can cause stress. Individual का रोल क्या है, एक मैनेजर का रोल क्या है? नॉर्मली रोल कन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो बहुत स्ट्रेस क्रिएट करते हैं, और खास तौर पर मैनेजर्स डिफरेंट रोल में जब काम करता है, अपने बॉसेस के साथ जब रिलेट करता है, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ रिलेट करता है, अपने पीयर्स के साथ, उसके डिफरेंट फंक्शंस, डिफरेंट रोल्स, वो स्ट्रेस क्रिएट करते हैं. सो टेंशन, डिससैटिस्फैक्शन एंड विड्रॉल फ्रॉम डिफरेंट रोल्स कुड क्रिएट स्ट्रेस. रोल एम्बिग्यूटी, मुझे पता ही नहीं मेरे ऑर्गेनाइजेशन में मेरा रोल क्या है, डिफाइन ही नहीं किया गया, दैट माइट कॉज स्ट्रेस. वर्क ओवरलोड है, 8 घंटे के बजाय मुझसे 12 घंटे काम लिया जा रहा है, कुड कॉज स्ट्रेस. सो इंडिविजुअल
के ऊपर भी बहुत सारे स्ट्रेसेस आ सकते हैं. ग्रुप में कन्फ्लिक्ट्स विद पीपल, डाउनसाइजिंग हो रही है मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है, कैन कॉज स्ट्रेस. तो ये सारे स्ट्रेसेस आपको मैंने फिगर में स्क्रीन के ऊपर दिखाए. अब इनके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं क्विकली थ्रू अ ग्लांस एंड देन आई विल टेक वन बाय वन. आप देखिए वहां बिहेवियरल पैटर्न बदल सकता है, उसकी थिंकिंग एबिलिटी बदल सकती है, उसका फिजियोलॉजिकल मींस ब्लड प्रेशर बदल सकता है, उसको हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ओवरऑल लो प्रोडक्टिविटी, एब्सेंटीज्म, ऑल दीज थिंग्स कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल्स में भी आ सकती हैं. लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि 3 एरियाज बहुत इंपॉर्टेंट है: वर्क ओवरलोड, रोल कन्फ्लिक्ट एंड रोल एम्बिग्यूटी. दिस नॉर्मली क्रिएट्स लॉट ऑफ स्ट्रेस. निचले ब्लॉक के अंदर आपको एक और चीज नजर आ रही है, एंड दैट इज द इंडिविजुअल डिफरेंसेस व्हिच अफेक्ट्स हाउ पीपल रिस्पॉन्ड टू ऑक्यूपेशनल स्ट्रेसेस. आप देखेंगे कि 2 किस्म के लोग हैं, 2 किस्म की पर्सनैलिटीज हैं. एक जैसे टाइप ए पर्सनैलिटी, जिसमें लोग इम्पेशेंट हैं, दे इन्वेस्ट लॉन्ग आवर्स वर्किंग अंडर टाइट डेडलाइंस. ऐसे लोग कंपेटिटिवनेस में बिलीव करते हैं, दे पुट देमसेल्व्स अंडर एक्सट्रीम प्रेशर and trying to do more work in less time. They like a competitive environment. ऐसे लोग hostile होते हैं. They are prone to stress. This is type A people. And type B people, less hurried, less aggressive, less hostile. But we are more concerned with type A people. आइए हम कैसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हैं. Let's look at the diagnosis and awareness of stress and its causes. सबसे पहली चीज which is important for the stress management is to start from a diagnosis of the current situation, that is including employees self-awareness of their own stress, और कौन-कौन से sources हैं. ये diagnosis हमें क्या information provide करेगा कि what is needed, what is appropriate for stress management. 2 methods for diagnosing stress are charting stressors and second is health profiling. हमने देखना कि stressors कौन-कौन से हैं. तो we have to find out कि कौन-कौन सी चीजें स्ट्रेस क्रिएट कर रही हैं. और दूसरी चीज ये कि हमने हेल्थ प्रोफाइल देखना है. हमने देखना कि वो लोग जो स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में, जिनका रिलेशनशिप स्ट्रेसफुल है, उनका प्रोफाइल क्या है. देन आफ्टर डायग्नोसिस, इंटरवेंशंस विल फॉल इनटू 2 ग्रुप्स. 1, changing the organizational conditions which are causing stress, and second is helping people to cope better with the stress. हमने जहां कंडीशंस कंड्यूसिव करनी है कि स्ट्रेस कम हो, लेकिन हम कंप्लीटली स्ट्रेस फ्री कंडीशंस नहीं कर सकते. आप कहेंगे कि जी मैं इतना ही लोड उठा सकता हूं, थोड़ा सा ज्यादा लोड दिया, यू बिकेम स्ट्रेसफुल. तो देन सेकंड चीज जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज कि आपको कोपिंग का भी तरीका हमें सिखाना पड़ेगा. नाउ बिकॉज स्ट्रेस रिजल्ट्स फ्रॉम द इंटरेक्शन बिटवीन पीपल एंड द एनवायरमेंट, both strategies are needed for effective stress management. So 2 interventions are done for alleviating stressful organizational conditions. एक है हम रोल की क्लैरिफिकेशन करते हैं, और दूसरा सपोर्टिव रिलेशनशिप. हम देखते हैं कि हम स्ट्रेसफुल कंडीशंस को अवॉइड करने के लिए रोल्स को क्लैरिफाई कर दें, ताकि जो स्ट्रेस हमें डिफरेंट रोल्स से लोगों पे स्ट्रेस पड़ रहा है, वो उसकी क्लैरिटी आ सके. एंड सेकंड इज ऐसा रिलेशनशिप क्रिएट करें which is supportive and people don't feel stressed. So 2 interventions are aimed to help people cope more positively with stress, and one is stress inoculation training and the second is health and fitness facilities. आइए ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, हम one by one इन पे थोड़ी सी निगाह डालें. First is the charting stressors. We want to find out कि कौन कौन से stressors हमारी ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद है.
So data can be collected through questionnaires and interviews about environmental and personal stressors. और इसके लिए हम स्टैंडर्डाइज क्वेश्चनेयर्स इस्तेमाल करते हैं. हम लोगों के सब्जेक्टिव मूड्स को एनालाइज करते हैं. हम एब्सेंटेइज्म देखते हैं. हम देखते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कहीं लोग ड्रग्स तो नहीं ले रहे. हम उनके फिजिकल चेकअप्स कराते हैं. उनका ब्लड प्रेशर देखते हैं. उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल देखते हैं. ट्राइग्लिसराइड लेवल देखते हैं. सारी चीजें हमें इंडिकेट करेंगे. एंड देन collecting all this data, we might as well compare with the data of other organizations and people working उसी environment से to compare कि क्या over a period of time people have become stressful because of the environment, physical environment, ताकि हमें पता चले कि हमारी organization में stresses कौन-कौन से हैं. Then comes the health profiling. Now, when I talk about health profiling, I mean identifying stress symptoms so that corrective action can be taken. मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि we use a questionnaire asking people for their medical history. We try to find out their habits through the questionnaire. हम उनकी current health situation को assess करते हैं और हम जो vital signs हैं stress के, blood pressure, cholesterol, triglycerides, हम ये सारा डेटा कलेक्ट करते हैं. Information from the questionnaire and physical examination is then analyzed, usually by a computer that calculates the individual's health profile. और इस health profile को, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा, हम कंपेयर भी कर सकते हैं उसी टाइप के जॉब्स. स्टैटिस्टिकल हम एनालिसिस कर सकते हैं to find out what is causing the stress. Now comes the role clarification. Now, role clarification involves helping employees better understand the demands of their work roles. अब चूंकि हमने टीम बिल्डिंग पे पहले बहुत फोकस किया हुआ है और हम उसकी इंपॉर्टेंस को रियलाइज करते हैं, और अभी मैंने आपसे बात की कि स्ट्रेस एट टाइम्स is because of the relationship, the behavior, misunderstandings. तो लिहाजा रोल क्लैरिफिकेशन एक ऐसी एक्सरसाइज है जहां एक इंडिविजुअल, whether a manager or a subordinate, determines his or her role and mutually interacts with the people he or she works with to clarify कि हमारे roles क्या हैं. Normally, there are several role clarification methods. Mostly used are job expectation technique and role analysis technique. ये दो एक specified तरीके हैं जिनसे हम role analysis कर सकते हैं. इनकी strategy एक ही है, and I am going to tell you what are the various steps involved in this strategy. First, the people relevant to defining a particular role are identified. That is, members of a managerial team, a boss or subordinate, or people from other department relevant to the job holder will convene a meeting, and usually at a place within the organization. सबसे पहले ऐसा बंदा जो कि अपना रोल आइडेंटिफाई करना चाहता है कन्वीन करेगा एक मीटिंग अपने मेंबर्स के साथ, so that could have a discussion कि हमारे रोल्स क्या हैं. Second, the role holder discusses his or her perceived job duties and responsibilities. जिन लोगों के साथ आपने काम करना है, जिनके साथ इंटरैक्ट करना है, उनके साथ आप मिलके अपने रोल्स को आइडेंटिफाई करेंगे और डिस्कस करेंगे कि दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टेड टू डू. थर्ड, व्हेन everyone has reached consensus on defining the role holder is responsible for writing a description of the activities that are seen now as constituting the role. क्योंकि ऑलरेडी जब मीटिंग के अंदर आपने अपना रोल डिफाइन कर लिया और उसके ऊपर खासी डिस्कशन हो गई, तो एक कंसेंसस इमर्ज हुआ इन दैट टीम, यस दिस इज द रोल यू आर गोइंग टू प्ले और ये हमारा रोल है. एवरीथिंग इज ब्रॉट onto the paper with mutual consent.
Fourth, the participants periodically check to see whether the role is being performed as intended and modifications are made if necessary. See, such a procedure is normally adopted जहां के participative form of management style हो, जहां आपने high involved working teams के साथ काम करना हो, वहां role identification और role के ऊपर consensus होना बहुत जरूरी है. Next comes the supportive relationships. This involves establishing trusting and genuinely positive relationships among bosses, subordinates and peers. That is, हमने टीम बिल्डिंग करनी है, हमने इंटरग्रुप रिलेशनशिप्स को कायम रखना है, हमने एम्प्लॉइज को इन्वॉल्व करना है, हमने वर्क डिजाइन करना है अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग वर्क डिमांड्स, गोल सेटिंग करनी है, करियर प्लानिंग करनी है. When people feel that others really care about what happens to them and they are willing to help, they can cope with the stressful conditions. इन सारी चीजों के लिए, टीम बिल्डिंग के लिए, रीडिजाइनिंग के लिए, एक्स्ट्रा बर्डन को बेयर करने के लिए, you need to have that confidence कि अगर adverse situation हुई, then there is somebody to support you. If you have got a very supporting boss, you would love to take extra responsibilities. अक्सर देखा गया है कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जहां बॉस बड़ा ऑटोक्रेटिक है, बॉस कोऑपरेटिव नहीं है, हेल्पफुल नहीं है, वहां के एम्प्लॉइज नॉर्मली सफर कर रहे होते हैं विद हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, सफरिंग फ्रॉम टेंशन, हाई ब्लड प्रेशर. इट्स ओनली बिकॉज स्ट्रेसफुल एनवायरमेंट है. सो रिलेशनशिप जिस ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे हों, वहां पीपल फील less stressed. Next comes the stress inoculation training. अब हम आ जाते हैं कि हम एनवायरनमेंट को कभी कभी चेंज नहीं कर सकते. स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट को किसी हद तक हम उसको चेंज कर सकते हैं अगर हम खुद को इनोकुलेट कर दें. बीइंग स्ट्रेस्ड, बहुत सारे हमारे प्रॉब्लम्स हल हो सकते हैं. जिस तरह किसी बीमारी को आने से पहले हम इनोकुलेट कर देते हैं, इसी तरह से स्ट्रेस को कोप करने के लिए भी हम लोगों को ट्रेन कर सकते हैं. सो कंपनीज हैव डेवलप्ड प्रोग्राम्स टू हेल्प एम्प्लॉइज एक्वायर द स्किल्स एंड नॉलेज टू कोप मोर पॉजिटिवली विद स्ट्रेसर्स. वो किस तरह? पार्टिसिपेंट्स आर फर्स्ट टॉट टू अंडरस्टैंड स्ट्रेस वार्निंग सिग्नल्स. अगर आपको पहले से सिग्नल्स नजर आ जाएं, वो कौन से? डिफिकल्टी इन डिसीजन मेकिंग, डिसरप्शन इन स्लीपिंग एंड ईटिंग हैबिट्स, हेडेक्स हो रही हैं, बैक एक्स हो रही हैं, ये अर्ली वार्निंग्स हैं कि दैट यू आर अंडर स्ट्रेस. देन दे आर एनकरेज्ड टू एडमिट दैट दे आर ओवर स्ट्रेस्ड और अंडर स्ट्रेस्ड and to develop a concrete plan for coping with the situation. कैसे कोप करेंगे अगर you are under stress? Couple of questions. वो क्या है? पहला कि you have to prepare yourself by asking a question. What am I going to do about these stressors? You pose this question to yourself. Prepare कि इन stresses के against मैं क्या कर सकता हूं? You need to find an answer. Second, confrontation. I must relax and stay in control. Knowing that nothing can be done, so better I stay relaxed. That is, I'm confronting the situation. Third, coping. I must focus on the present set of stressors. मैं भूल जाऊं आइंदा के बारे में. अभी जो situation है, let me concentrate and face it. Fourth, self-reinforcement. Once you overcome that, must congratulate yourself. I have handled it well. You have to undergo this training. Stress inoculation training is aimed at helping employees cope with stress rather than at changing the stressors themselves. हम stresses को change नहीं कर सकते, लिहाजा हमने learn किया how to cope with the situation. And finally, the last one is the providing the health facilities. Organizations अपने employees को health facilities provide करती हैं.
ताकि वो एक ऐसे एनवायरनमेंट से जो कि स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है वहां से निकल के जाकर कभी कभी रिलैक्स कर सके। उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती। सम कंपनीज प्रोवाइड टाइम फॉर एम्प्लॉइज टू मेडिटेट। कुछ एम्प्लॉइज योगा की ट्रेनिंग देती हैं, कुछ उनको बायो फीडबैक फैसिलिटीज देती हैं इन विच द मैनेजर्स जस्ट रिलैक्स। बहुत स्ट्रेसफुल 1-2 घंटे लगाने के बाद दे जस्ट गो एंड रिलैक्स फॉर कपल ऑफ आवर्स और मे बी मिनट्स। जिम्स की फैसिलिटीज देते हैं, एक्सरसाइज फैसिलिटीज देते हैं। सो व्हाट आई मीन हियर नाउ व्हाइल आई कंक्लूड दिस इज कि ऑर्गेनाइजेशंस जब देखती हैं कि वो स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट को ज्यादा रिड्यूस नहीं कर सकते तो वो लोगों को एक्स्ट्रा फैसिलिटीज देती हैं ताकि दे कुड लर्न टू कोप विद द सिचुएशन एंड बी इन अ राइट फ्रेम। I hope today you learned something new. Coping not only stressful situation, but coping adverse situations, which could be at home or otherwise while you are interacting with people you do not want to interact. I conclude my today's lecture on this very note that learn to interact with people और जैसी भी situation उसको आप खुशी से निभाने की कोशिश करें। Inshallah, I'll come up with a new topic next time. Take care of yourself. Khuda Hafiz.